जो ईवीएम है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, ये कोई हमारा इमरान खान का या पीटीआई का ज़ाती एजेंडा नहीं है, ये कौमी एजेंडा है। जब भी इलेक्शन होते हैं हम कहते हैं हमें इस्लाहात चाहिए। जब इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं तो उस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। कल के इजलास में अपोजिशन इन तमाम तरामीम के ऊपर खुले दिल से गौर करे। जहाँ पे उनको तरामीम चाहिए वो तरामीम लेके आए, उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन इस्लाहात होना लाजमी है। ये बिल हम कल पास करवा रहे हैं। तमाम इत्तेहादियों ने इसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। हम फिर खुले दिल के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। मुल्क में एक इस्लाहात चाहिए, हमें जुडिशरी की इस्लाहात चाहिए, हमें मीडिया में इस्लाहात चाहिए, हमें सियासी निज़ाम में इस्लाहात चाहिए, और इन तमाम बड़ी इस्लाहात के लिए हम मिलजुल के चलने को तैयार हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, अहम कानून साजी के लिए तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुला रखा है, जिसमें ईवीएम समेत तारीखी कानून साजी करने का ऐलान कर दिया गया है। मुश्तरका इजलास के लिए 53 नुकाती एजेंडा तैयार किया गया है। प्राइम मिनिस्टर खुद भी काफ़ी एक्टिव हैं। आज उन्होंने वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी करके पार्लियामेंट हाउस में एक बड़ी बैठक लगाई। अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ वफूद से उनकी मुलाकातें हुई और अरकान को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की उन्होंने हिदायत की। चंद घंटों में 2 बार अपनी कानूनी टीम से भी उन्होंने मुशावरत की और मुश्तरका इजलास का लाएअमल तैयार किया। वफाकी वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 20 से ज़ायद बिल्स मंजूर कराए जाएंगे, जिनमें से इत्तेहादियों ने ईवीएम समेत 10 बिल्स की हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और इसी सिलसिले में अपोजिशन चैम्बर में एक इजलास भी हुआ, जिसमें इस अज़्म का इजहार किया गया कि पूरी कुव्वत से गवर्नमेंट की स्याह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट के बाहर भी मैदान संभाल लिया। कल कोयटा में बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को अपोजिशन पर सिर्फ 9 अरकान की बर्तरी हासिल है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जब पहले भी इस इजलास को प्लान किया गया था, मुश्तरका इजलास को, तब भी हम अपने प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया था। अब जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो गए हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अपोजिशन भी मुत्तहिद नज़र आ रही है, उनका भी प्लान अंदर बाहर का तैयार है। आपको लगता है कल का जो इजलास है वो किसके हिस्से में कामयाबी आएगी? गवर्नमेंट को टफ टाइम दे पाएगी अपोजिशन? लगता तो ये कि कल का इजलास एक बहुत हंगामा खेज और बहुत टफ होगा गवर्नमेंट के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, इसलिए कि पहले जाहिर है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की थी, होमवर्क अच्छा नहीं किया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अंदाज़ा हो गया कि हमारी ये कानून साजी कामयाब नहीं होगी, तो उन्होंने उसको इजलास को मुलतवी कर दिया। आई थिंक ये 3-4 दिन से काफ़ी कोशिश कर रहे थे। फिर आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेहादियों की कॉन्फ्रेंस भी की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए हैं, आज भी साथ में मुलाकात करते रहे हैं। तो देखें, अगर वो इजलास हो रहा है तो मुझे शक ये है कि होपफुली गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो जाएगी और अपने नंबर ज़रूर किसी न किसी तरीके से पूरे कर लिए होंगे। लेकिन बात यह है कि क्या पार्लियामेंट को हमें और अहमियत देनी चाहिए या हमें बाहर बैठ के इसके ख़िलाफ़ तमाम जो होती हैं साजिशें करनी चाहिए, जिस तरीके से पीडीएम कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान आज बोल रहे थे, जो इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से अपोजिशन ने जुडिशरी को एक कंट्रोवर्शियल बनाने की बात की है, इधर हम ये बात करते हैं कि बिल्कुल आपके मैनिफेस्टो में वैसे भी पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है कि जुडिशल रिफॉर्म भी हो, मदरसा रिफॉर्म भी होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म होने चाहिए, ताकि हमेशा के लिए ये झगड़ा फसाद ठप्पे जाली वोट ये ख़त्म हो जाए। इसका क्या हल है? आई विश के कल अपोजिशन में ये बात की जाए कि जी यस, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें ये 15-20 ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारी सजेशंस हैं, इनको इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें, जो मर्जी बनाएं और थ्रेशोल्ड करें इसको। उसके बाद इसको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ट्रायल के लिए एक ये जो बाई इलेक्शन होने 133 का लाहौर का, उसमें ट्राई कर लें या किसी में कर लें, ताकि उससे इसकी अफादियत पता चले, फुल प्रूफ पता चले, क्या कमजोरियां हैं, उसको दोबारा ठीक किया जाए, फिर किसी बाई इलेक्शन में ट्राई करें एंड देन गो फॉर इट।
लेकिन मेरे ख्याल में ये होना ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और लेकिन वो कर लें कि ना गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर सके इस मशीन को, ना इलेक्शन कमीशन कर सके, क्योंकि इसको चलाना इलेक्शन कमीशन ने है, इलेक्शन कमीशन ने इसको यूज़ करना है। इसलिए मेरे ख्याल में इसको करेंगे तो फिर हालात बेहतर होंगे। बट ओवरऑल लिक्स कि अगर कल होती है तो मोस्ट लाइकली, बट आई रेट इट 60-40% के शायद गवर्नमेंट इसको कामयाब हो जाए। ओके, 60-40% है। वैसे आपको लगता है कि गवर्नमेंट जी अयाज साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस मामले को लेकर काफ़ी एक्टिव है, आपको क्या लगता है कल किसका पलड़ा भारी हो सकता है? गवर्नमेंट ज़ाहिर है बर्तरी पे तो है, बट ऑपोजिशन भी बड़ी तैयार है इस वक्त। तो अगर हम चेन ऑफ इवेंट्स देखें ना जो इस वक्त हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कोरम को पूरा करना। अक्सर आप देखिए कोरम की निशानदेही होती है और कोरम पूरा नहीं निकलता। स्टिल ज़ाहिर है टुमारो विल बी अ डिफरेंट डे। मुझे टाइमिंग पे भी थोड़ा वो है कि 12 बजे इजलास कहीं गवर्नमेंट के 12 ना बज जाएँ। मुझे ये भी खदशा हुआ क्योंकि मुझे नहीं समझ आई कि ये टाइम किसने चूज़ किया है। 12 बजे का टाइम कोई मतलब वाइजली वो डिसीजन नहीं होता कि 12 बजे का टाइम आप रख लें, बड़ा मशहूर है। पड़ोसियों का भी टाइम है, 12 बजते हैं। किसका ज़्यादा टाइम है? नहीं, वो मैं नहीं कहना चाह रहा था। वो हमारे दोस्त बड़े मासूम दोस्त है, वो जाहिर है बड़े अच्छे लोग हैं वो। लेकिन गवर्नमेंट्स के वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट्स के जब 12 बज जाते हैं ना तो उन्हें यही लग रहा होता है कि अभी 11:15 बजे हैं, इसलिए वो बड़ी रिलैक्स होकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर अचानक पता चलता है कि नहीं, वो 12 बज चुके हुए थे। खैर, अब जितनी मेहनत कर ली, इत्तेहादियों को मना लिया, मेजॉरिटी बहुत थिन है, सिर्फ 9 अरकान। जाहिर है सबसे बड़ा इम्तहान ये होगा कि आप अपने पूरे अरकान को वहाँ ले आए। सही, मतलब अपोजिशन के अरकान को रोकने की कोशिश भी की जानी चाहिए। जाहिर है जो माजी में होता रहा है, अगरचे ये बहुत मुश्किल है, और अपोजिशन के लिए भी ये टफ आस्क है कि वो अपनी हाजिरी पूरी कर ले, अपोजिशन उनके तमाम अरकान आ जाएं, और यहीं पे फिर बात बनेगी। क्योंकि अगर 2-4 उधर से कम हो जाएं, 2-4 उधर से बढ़ जाएं, तो आप कानून साजी में कामयाब हो जाएंगे। मतलब उतनी कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट नहीं होगी जितनी कि माजी में हुआ करती थी। और जाहिर है इसीलिए हम भी ये मतलब ये एक ऐसा मैच है जो जिसको आप यकीनन 50-50 कह सकती हैं कि ये आखिरी ओवर्स में जाके आखिरी बॉल तक लड़े जाने वाला मैच है, और फिर किसी पलड़े में जाएगा। ये इतना इजी नहीं होगा कि आराम से हो जाए। तो हंगामा खेज तो ज़ाहिर है होता ही है, क्योंकि इजलास इस तरह के कम होते हैं। कानून साजी जब आपने करनी होती है तो हंगामा साजी तो इसमें होगी। प्राइम मिनिस्टर भी जब आते हैं फिर और हंगामा बढ़ता है। सही। तो देखते हैं, कल आपके लिए बड़ा हैपनिंग डे होगा, चैनल्स के लिए एंजॉय करें आप लोग, और लोगों को भी एंजॉय करने दें। सही है जी। आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि कल जो है वो, वैसे उसूली तौर पर ये जो ईवीएम की हम बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम अपने प्रोग्राम में बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि ईवीएम को लेकर ज़ाहिर है जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करते हैं तो ये इसको किस तरह से सामने लेकर आएंगे। उसूली तौर पर आपको क्या लगता है कौन कामयाब हो पाएगा? ज़ाहिर है 9 अरकान की बात है, बर्तरी को अगर साइड पर रखा जाए तो। आपने चूंकि पूछा है असूली तौर पे, तो असूली तौर पे गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी, और वसूली और गैर वसूली हुई तो वो कुछ और होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल जो गवर्नमेंट बिल पास कराना चाह रही है, क्योंकि 53 नुकाती एजेंडा है, तो 7-8 बिल उनकी तरजीह में हैं, और जाहिर है कि हिज़्ब इख्तिलाफ एहतजाज भी करेगी और वो काउंटिंग भी कराएगी। वो ये नहीं होगा में से आए हैविट और डन हो जाएगा। वो लंबा खिंचवाएंगे इस सेशन को, क्योंकि काउंटिंग में फिर खड़े होना पड़ेगा। कुछ खुफिया वोटिंग तो है नहीं, लेकिन टाइम तो लगेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने चूँकि इसको अपनी अना का मसला बना लिया है अब इस बात को कि जी फौरी तौर पे अब मुझे ईवीएम पास कराना है। परसों उन्होंने ये कहा था कि जो फवाद चौधरी ने जब मुलतवी करने पे ट्वीट किया था कि हम अपोजिशन से बात करेंगे, तो स्पीकर को बताया भी नहीं और सेशन मुश्तरका फिर बुला लिया। क्योंकि ज़ाहिर है असल बात वही थी जो इत्तेहादियों ने आंखें दिखाई थी, और आंखें भी थोड़ी नहीं दिखाई थी, टिका के दिखाई थी। अब पता नहीं वो इत्तेहादियों को कौन सी आंख ने दोबारा देखा है कि वो थोड़े बहुत मुरव्वत भी दिखा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। MQM वालों ने आज जाके, अब वो वसूली वाली बात किसने कितनी की है, सेनेटर कौदा बाबर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, उनको भी वो कहते हैं हमने मना लिया है। परवेज़ खटक
का फिक्रा है कि बस मुझे इस गंदे काम पे लगाया मनाने पे, तो मैं मना ही जा रहा हूँ अब लोगों को, क्योंकि जब इनसे कुछ नहीं होता तो फिर मेरे हवाले कर देते हैं और अदरवाइज़ सारे शोर मचाते रहते हैं। ये उनकी एक गैर रस्मी गुफ्तगू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो लगा हुआ है जवान जिसका नाम इसलिए भी आ रहा है कि अगर इन हाउस चेंज हो तो कोई 80 लोगों को लेके वो लीड कर रहे होंगे। अब नहीं पता कि कहानियाँ कहाँ से क्या बनेंगी। बहरहाल EVM ये पास करा लें, इसमें क्या हर्ज है। अगर गवर्नमेंट एक लॉ बनाना चाहती है और अक्सरियत के ज़ोर पे, ज़ाहिर है गवर्नमेंट इसी चीज़ का नाम है, तो ये जो सोच रहे हैं उसके लिए अभी बहुत काम रहता है, क्योंकि जब तक इसके तजर्बात नहीं होंगे। अभी तो देखें ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, ये कोई दूसरे मुल्क की नहीं है, जहाँ पे अक्सर फंड्स नहीं होते और एक आधा इदारा सिर्फ अरबों रुपए बनाने, करोड़ों रुपए महीने के कमीशन में लगा हुआ हो, वहाँ पे कुछ और नहीं हो रहा। ये इलेक्शन कमीशन ने जब मशीनों का काम शुरू करना है तो प्राइवेट वेंडर से लेगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठेकेदार नहीं होगी। और वो कौन लाएगा, कहाँ लाएगा, यहाँ जो हमारे स्कूल टीचर्स जिनको बिठाया जाता है वो कब ट्रेंड होंगे इन मशीनों के लिए, वो कैसे होगा, एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो देखेंगे जब हम पुलों से पानी निकलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है और हम इनको, प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन से कह रहे थे कि आपकी जो वक़्त है ना बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट से है, और ये पार्लियामेंट को वक़्त देने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जब बिल्कुल घंटियां बज गई हैं ना, तो आके देखे ना, आज का दिन कैबिनेट इसलिए मुनसूख की कि अगले हफ्ते कर लेंगे कि जी मुझे पार्लियामेंटेरियन, देखे ना किस किस को, राजा रियाज तक को वो अपनी तबीयत के खिलाफ मिले हैं। शक अभी भी है उन पे, इसलिए MQM को भी मना लिया कि इस तरह के लोग राजी ना रहें, अचानक गायब हो जाएं। है चौमुखी प्राइम मिनिस्टर ने, टेंशन उनको ठीक ठाक किस्म की है, जो वो पहले KP में दबा लिया करते थे ना अरकान को कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और जिसने जाना है परवेज खटक को छोड़ के जाता है, तो उन्होंने फिर एंड पे किया सेनेट में उनके साथ, जिनको तड़ियां लगाई थी, फिर टिकट नहीं दिया उन्हें, ठीक है। लेकिन अब ये जिस चीज़ के पीछे, शराब के पीछे है, मेरा ख्याल है इनको समझ नहीं आ रही कि जिन्होंने काम करना है वो जब तक एक्टिव नहीं होंगे, ये EVM हो या कुछ भी हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी बहुत काम पड़ा है, इन्हें कुछ लोगों के लिए कर लेना चाहिए। आज जेलम वलीम तकरीर सुन रहे थे ना, वो कहते हैं कि जी वो यूं हो जाती है बात, तो लोगों से पूछते हैं। भाई लोगों को अपनी रोजी रोटी से मतलब है, उनको ये जो गवर्नेंस के, आज भी प्राइम मिनिस्टर वो नुस्खे बता रहे थे जब ये अपोजिशन लीडर होते थे कि जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये मसला है, या तो ये कहते हैं कि मैंने 3 साल में ये मसले हल कर दिए हैं और अब ये थोड़े से रह गए, ये मैं 2 साल में कर दूंगा, फिर भी ठीक थी। ये जो हल कर दिए वो नहीं बताते ना, राना साहब जो करने हैं वो बता रहे हैं। ये बड़े लोगों की निशानी होती है। फैसल साहब, देखिए कल कह रहे हैं, ऐसे आपने भी बताया कि 20 बिल लेकर आएंगे, तो बिलों की कल जो है ना वो होलसेल मार्केट लगेगी। अच्छा देखिए, पाकिस्तान का जो एक पार्लियामानी जो कल्चर है ना, तो यहाँ तो अददी बरतरी जो है ना वो हर चीज़ पे जो है ना वो हावी होती है। अगर अददी बरतरी की बुनियाद पे जो है पीपल्स पार्टी भी सिंध में जो है वो ऐसे ऐसे कवानीन और करारदादें मंजूर कराती रही है जिसकी कोई मंतक नहीं थी, ना अखलाकियात थी। यही काम मुस्लिम लीग करती रही है माजी में। अब तहरीक इंसाफ कर लेगी तो उससे जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये पाकिस्तान का पार्लियामानी कल्चर है, किरदार होता है, असूल होता है, जमहूरियत होती है। तो जमहूरियत में तो किरदार और असूल का कोई जो है ना रोल ही नहीं है। तो यहाँ तो बस ताकत है, यही जमहूरियत है। यही जमहूरियत का अलमिया ये है कि इसको हम जमहूरियत का हुस्न भी कहते हैं कि अददी बरतरी की बुनियाद पे जो है वो आप दो चाहे फैसले करवा लो कि पूरी कौम एक तरफ हो, पूरा पाकिस्तान एक तरफ हो, लेकिन ये ऐवान के लोग एक तरफ हैं, तो वही बोलते हैं कि हम अवाम हैं, हम ही पाकिस्तान हैं। तो इसी तरह के जो हैं वो कल मामलात हो जाएंगे। लेकिन आप इतने जो तरीक़ेकार जो तय कर रहे हैं EVM का, पता नहीं शायद नए ऑर्डिनेंस भी लेके आ रहे हैं, फिर उन्हें MK वालों ने उसका भी मर्दमशुमारी का भी मामला रख दिया है। इतने सारी चीज़ों को आप लेके आ रहे हो, कल ही सब कुछ करवा लेंगे। ये बड़े अहम नोयत के जो है ना मामलात हैं। आप अददी बरतरी की बुनियाद पे तो गालिब तरीन इम्कान यही है कि आप ये सब चीज़ें जो है वो कबूलियत की सनत हासिल कर लेंगी। लेकिन इतने अहम तरीन मामलात को जो है वो इस तरह करना ये मुनासिब नहीं है, ये हुकूमत के लिए भी मुनासिब नहीं है। जिस तरह आप ये मंजूर करवा रहे हैं, इसी तरह जो है कल को कोई इसको कैंसिल भी करवा सकता है। जिस तरह ऑर्डिनेंस आता है 10 मिनट में उसका दूसरा ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। तो बेहतर यही होता है कि जिस मामले से कौम की आने वाली नस्लों का ताल्लुक हो, तो आपको अपोजिशन पसंद हो या नहीं हो, आप उनके साथ बैठते जरूर, उनकी राय जरूर लेते। इतनी जल्दबाजी में ये फैसले नहीं करते। बहरहाल आपके पास अक्सरियत है, अक्सरियत की बुनियाद पे जो है वो आप ये फैसले कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हो जाएगा। कल देखते क्या होता है। सही। इलियास साहब,
देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट को जब यकीन हुआ, अब उन्होंने देखा कि जी जो नाराज़ थे उनको मना लिया गया, तो तब ये इजलास बुलाया। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे कल 12 बजे ऐसे लोग देख रहे होंगे जैसे मैच है किसी का, अपोजिशन और गवर्नमेंट वैसे मैच ही होगा, बिल्कुल इसी तरह देख रहे हैं कि क्या होगा इसमें। गवर्नमेंट को बर्तरी तो है जैसे हासिल है, लेकिन मैच नहीं बोले आमिर भाई छुट्टी कर लेंगे। हाँ नहीं वो नहीं, ये पाकिस्तान भारत का नहीं है, पाकिस्तान अपोजिशन गवर्नमेंट का है। आमिर साहब उधर बैठे होंगे स्टेडियम में, वो देखेंगे ये जाके सारा, तो वो ये सारा इसमें देखेंगे कि क्या बनता है। एक मिनट ये ना असल में जो कहते हैं ना लफ्ज छछोरपना, ये बाज नहीं आते अपनी हरकतों से और इधर उधर से फिक्रे मारते हैं। मैं मैच में जाऊं, घर जाऊं, कहीं रहूं, मैं अपनी टीम के साथ मौजूद होता हूं। अब आप पूछें टीम कौन सी, तो वो आपके ख्वाब में भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये जो सारा जो सूरत हाल है इसमें देखेंगे कि जो बिल्स लेके आते हैं, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए एक वो इसको कहा जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक ना का मसला है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब किसी जिद पर आ जाते थे, पहले भी मैच में भी अब भी, तो उन्होंने ये किया, उन्होंने डेट आगे की एक्सटेंड की, लेकिन अब दोबारा लेके आए हैं। तो उन्होंने अपनी मुकम्मल तैयारी में आएंगे कि ताकि इस बिल जो EVM का जो आज भी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जी ये लाजमी है उनके लिए एक टारगेट है और इसको उन्होंने अचीव करवाना है, बिल मंजूर करवाना है। दूसरे भी बिल बड़े अहम होंगे, 20 बिल के करीब हैं। पहले तो कहा था कि इसकी बड़ी तादाद है, लेकिन अब उन्होंने कम कर दी है, लेकिन ताकि अहम करवा लें, ताकि उनके लिए एक बड़ा एक अचीवमेंट होगी कि गवर्नमेंट ने ये बिल अचीव करवाए थे। ज़ाहिर है उनके लिए अहम है। तो अब उन्होंने देख लिया कि जो नाराज़ अरकान थे, जो वोट जो हैं वो 7 उनके सारे आ गए हैं। तो EVM के लिए तो इस पर होना चाहिए कि, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें अब करें, इतनी मुश्किल में आए तो इसको पहले ही अपोजिशन के साथ टेक ओवर कर लेते, उनसे बातचीत करते, उनको बताते, उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते कि जी इसमें कोई घपला नहीं है, इसमें कोई धांधली नहीं हो सकती और ये इलेक्ट्रॉनिक जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं ये बेहतरी के लिए की जा रही हैं। अगर ये ऐसे किया जाता, यकीन दिलाया जाता, तो ये मसले ना होते। सही है। आज इतना ये ना होता कि 12 बजे जी कल जी मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है और इसमें ये होगा। लोगों में अब देखें, जो अब जैसे ही टिकर चला तो लोगों में बेचैनी फैल गई कि पता नहीं क्या होगा कल, क्या इसमें ये मंजूर भी करा पाएगी गवर्नमेंट के नहीं करा सकेगी। इस तरह की जो सूरत हाल है, सबको बेयकीनी की सूरत हाल है कि पता नहीं शायद कुछ और भी हो जाए, पता नहीं पूरे बिल होते भी हैं कि नहीं होते। ये तमाम जो सूरत हाल है, तो बिल्कुल एक मैच की तरह का जो समय, कल अब 12 बजे सब लोग उठते ही रात तक बहस रहेगी, सुबह भी उठते और ये देखेंगे कि क्या इसमें क्या होता है। कि अब ये एक जो प्रैक्टिस शुरू हो गई है कि इनको भी मुश्किल लगी होगी कि तमाम सुबह लोगों को यकीन दहानी करवाते होंगे, भाई कल लाजमी आना है, जैसे जो भी हो जाए, किसी ने बाहर नहीं जाना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये अभी शुक्र है इस मैच का टॉस नहीं है, इसमें टॉस हो जाएगा बाद में, लेकिन बड़ी टॉस हो गया है, कहीं और हो गया है। दिलचस्प सिचुएशन है इसमें। देखिएगा इसमें वैसे आप बहुत मानीखेज बातें करते हैं फैसल साहब, मेरा दिल करता है मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे क्या बात है। ये कराची से सीधा इस्लामाबाद चले जाते। नहीं आप ये बिल्कुल नहीं पूछना आपने, आज भी ये बिल्कुल नहीं पूछना है आपने। तो बहरहाल इसमें जो है ये बड़ी एक दिलचस्प, कल जो है 12 बजे के बाद ना हमें भी इंतजार होगा कि क्या होता है, कि बिल्कुल जी कल हमें अददी बरतरी हासिल है, वो रहती भी कि नहीं रहती गवर्नमेंट के पास। सही है जी, कल देखेंगे फिर मुश्तरका इजलास में कि किसका पलड़ा भारी होता है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, ऑपोजिशन को हुकूमत के खात्मे का इतना यकीन क्यों है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। अभी फिलहाल उन्हें जो उसको लाए हैं वो एडवाइस कर रहे हैं कि गलती होगी, मगर कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त, ये अल्लाह को पता और को पता। नाज़रीन, मुल्क के सियासी टेम्परेचर में अचानक तेज़ी देखने में नज़र आ रही है। अपोजिशन कायदीन पुरएतमाद है, गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करने से पहले ही घर चली जाएगी। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक के बाद दीगरे अपने बयानात में यह दावा किया है कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करेगी। ये गिरती हुई दीवार है, अब इसको कोई सहारा नहीं बचा सकता।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब डटे हैं और वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी। आज एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने ऑपोजिशन पर एक बार फिर चढ़ाई की और दावा किया कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट गिराने की बातें कर रही है। जब 5 साल बाद गवर्नमेंट की कारकर्दगी का ग्राफ आएगा तो ऑपोजिशन की दुकानें और जुबानें बंद हो जाएंगी। इसी हवाले से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिससे मैंने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ये सब दावा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं करेगी। आपके ख्याल में ऑपोजिशन को गवर्नमेंट के खात्मे का इतना यकीन क्यों है? वो जो कहते हैं ना कि हुकूमत एक पेज पे है और हिज़्ब इख्तलाफ बटी हुई है, तो आज 3 लीडरों के बयानात हैं हिज़्ब इख्तलाफ के, तो वो तीनों एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, एक लाइन लेंथ नज़र आ रही है। जैसे कुछ ट्वीट्स का लगाया जाता है कि जी ये देखें ये ट्वीट आया है और ये सबको एक जैसा एक वक्त में मिला है, और हुकूमत अब खुद ही कहती है कि हम एक पेज पे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सहारा नहीं, जरदारी कह रहे हैं जो साथ लाने वाले थे वो पछता रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सहारों पे चलाया जा रहा है। उन्होंने तो इससे भी सख्त बात की। और इसको जब हम देखते हैं कि जाहिर है कि हिज़्ब इख्तलाफ जब PDM बनी थी सारी, तो उसमें से पीपल्स पार्टी को निकाला गया था। वो सिंध का चूरन था या कुछ भी था, वो केसेस थे, तो वो सारा रिलीफ उनको मिल गया। तो इनको कोई तो है जो सबको फिर दोबारा मिला रहा है, तो मिलाया भी है और बयानात भी मिला दिए हैं सबके। और आज आसिफ अली जरदारी साहब की जो मरियम नवाज़ के हवाले से बेटी का कहा, और फिर पूरा हिज़्ब इख्तलाफ का सारा जोर चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ पूरी शरीफ फैमिली का भी रहा, और प्राइम मिनिस्टर ने भी फ़ोन शोन खड़का दिया, क्योंकि वो पहले कहते थे ना कि प्राइम मिनिस्टर तो जाते नहीं, पूछते नहीं। उनकी खैर आदत भी है, वो मतलब अपने इतने काम में बिज़ी होते हैं कि उनको पता नहीं चलता, कोई बता दे तो मशवरा दे दे कोई दोस्त तो फिर गेम बन जाती है। तो ये बहरहाल मतलब अब बहुत मुश्किल सिचुएशन में आए हैं, और ये मुश्किल हिज़्ब इख्तलाफ ने नहीं क्रिएट की इमरान खान साहब के लिए, सारी की सारी मुश्किलात आज खुद इन्होंने दावत दे के ली हैं। चाहे वो जो 20 तारीख के बाद लोगों की उम्मीदें हुई हैं उस मामले में खुद ही दावत दी और उकसाया कि नाराज़गी रहे और 1 पेज नज़र भी ना आए, और इसी तरह हिज़्ब इख्तलाफ को इकट्ठा होने का मौका भी इन्होंने फराहम किया। अपने लोगों को नाराज़ भी प्राइम मिनिस्टर ने किया। आज हमारे यहाँ स्टोरी थी ना 10 अरब रुपए डेवलपमेंट के नाम पे, ये कहते होते थे ये करप्शन है, ये रिश्वत है, पहले 86 अरब रुपए भी या 84 अरब भी दे चुके हैं ये। वो मतलब ये सारे जो सहारे हैं और पैसे हैं अब किसके नाम पे दिए जा रहे हैं? क्योंकि ये इत्तफाक है और सितम ज़रीफ़ी है हालात की कि इमरान खान साहब ने जो कुछ अपोजिशन में कहा उसके सारा बरक्स इनको अपने हाथों से, अपने अल्फाज से, एक्शन से करना पड़ रहा है। चूंकि ये गिरें अब ऐसी है ना कि दांतों से खोलनी पड़ रही हैं, एक एक बंदे की मिन्नत तरला करना पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा है, अगर हिज़्ब इख्तलाफ ठीक हो तो प्राइम मिनिस्टर को अपने लोगों की तो इज्जत करना आएगी ना, बाकियों को तो छोड़ दें, हिज़्ब इख्तलाफ से तो वो नहीं करना चाहते ना, वो तो वहीं खड़ी हैं। लेकिन पार्लियामेंटेरियन को इज्जत देने का वक्त अब आया है, वो वोट का इज्जत देने का वक्त हिज़्ब इख्तलाफ मांग रही है, ये पार्लियामेंटेरियंस को इज्जत देने का वक्त है। और 2-4 दिन में एक ऐसी ज़बरदस्त तकरीर प्राइम मिनिस्टर करेंगे कि जिनको इज्जत मिली है वो भी पछता रहे होंगे, और जिनको वो देते नहीं हैं वो दांत बजा रहे होंगे। अया साहब, ऑपोजिशन ज़ाहिर है किसी ओपनिंग के इंतज़ार में होती है, और फिर ये अचानक नहीं होता, ज़ाहिर है एक एफर्ट तो हो रही होती है, साथ साथ चल रही होती है। ओपनिंग जब ऑपोजिशन को मिल गई एक नोटिफिकेशन के डिले होने से, उसके बाद ज़ाहिर है वो निकल आए और उन्होंने कहा जी बस ऐसी की तैसी, अब तो गया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब देखें आज भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 5 साल बाद जब हमारी कारकर्दगी का ग्राफ नहीं कहाँ चला जाएगा। मैं आपको बताऊं बुनियादी तौर पे हुआ क्या इस हुकूमत के साथ, इनकी गलतियां अपनी जगह, इनकी परसेप्शन बिल्कुल बर्बाद हो गई। ये कोई अच्छा काम भी करते हैं ना तो वो इनके खाते में बुराई में जाता है। वो जैसे किसी की रिप्यूट ख़राब हो जाती है ना, वो मेरे एक कोलीग हुआ करते थे, वो जहाँ मैं पहले जॉब करता था अखबार में, एक दिन मेरे पास आए, कहते हैं यार रिप्यूट ख़राब हो गई अपनी। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं यार शुरू में लोग पैसे देते थे, हम लेते नहीं थे, अब ज़रूरत है, अब ऑफर ही कोई नहीं करता। तो जब एक दफ़ा आपकी रिप्यूट ख़राब हो जाती है ना, इस गवर्नमेंट की भी रिप्यूट ख़राब हो गई है। ये काम जितना मर्जी अच्छा कर लें, पूरी दुनिया में महंगाई हो जाए, पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा हो, मईशतें बर्बाद हो जाएं दुनिया की,
लेकिन जब यहाँ होता है ना तो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि दुनिया में भी ये हो रहा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे चीख चीख के मर गए बताने के लिए हमें कि देखो हमारे क्या हालात हैं, यहाँ भी बहुत महंगाई है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने जो गलतियाँ शुरू से करते आ रहे हैं, और फिर एक बहुत अच्छा काम किया ऑपोजिशन ने इनके खिलाफ। पहले दिन से उन्होंने एक बात करना शुरू की कि ये नालायक भी हैं और नाअहल भी हैं, और उसमें ही अपना हिस्सा डालते गए कि आज लोगों को यकीन हो गया कि ये नाअहल भी हैं और नालायक भी हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए इनके पास शायद अभी कुछ बचा है, अगर बचा है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये अब इस परसेप्शन को चेंज कर पाएंगे। फैसल साहब, ब्रिगेडियर साहब बताएंगे। देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ने जो इस पूरे 3 साल में अपने पत्ते बड़े अच्छे खेले। जो हुकूमत की नाअहली थी और मुस्लिम लीग की जो नालायकी थी, उसका पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसी ने फ़ायदा उठाया तो पीपल्स पार्टी ने उठाया। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, अपोजिशन का कोई भी हो या हुकूमत हो, इस मुल्क का अब एक तर्ज सियासत ही हो गया। आप समझ लें कि अब हर पार्टी जो है ना वो सहारे को तलाश कर रही है। जिस सहारे के ऊपर इमरान खान पर एतराज़ है ना कि फला कुव्वत, फला फर्द, फला अफराद जिसको सहारा दे रहे हैं, तो अपोजिशन भी जो है ना अपनी नजरें उसी सहारे पे लगा कर बैठी हुई है कि भाई वो सहारा खत्म हो, ये सहारा हमें मिल जाए तो हमारा जो है ना वो काम बन जाएगा। ये इनकी जो है ना ये है ना अपोजिशन की कमजोरी है। ये खुद अपने आप को साबित करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम भी जो है ना सहारे के बगैर जो है ना अपोजिशन नहीं कर सकते। तो अगर आप के पीछे कोई सहारा, मुझे ये खौफ है कि फला आदमी का सहारा इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अपनी नाकामी को भी तस्लीम करता हूँ, मैं अपनी कमजोरी को भी तस्लीम करता हूँ। तो अपोजिशन का भी इशू यही है। इस मुल्क में जो गेम है ना वो सहारे का ही है, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सबको सहारा चाहिए। इसीलिए अपोजिशन भी नाइल है, अपोजिशन भी नालायक है, दोनों 2 नंबर है। ये कोई भी अवाम की कुव्वत पर, अपनी कुव्वत पर, जमहूरियत का नाम तो सब लेते हैं, जमहूरियत की बात तो अवाम की ताकत की और अवाम ताकत का सरचश्मा है, ये बात तो सब करते हैं। लेकिन इस मुल्क में हर पार्टी को, चाहे वो छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है, वो सहारा चाहिए। वो सहारा इन पार्टियों की ताकत बनता है। वो इस सहारे को ही अपनी सियासत समझते हैं। वो सहारा जब किसी और को मिल जाता है तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। वो सहारा जब इनको मिल जाता है तो अवाम की ताकत जो है, अवाम जो है ताकत का सरचश्मा बन जाते हैं। तो इस मुल्क में सारा ही सारा है, बाकी सब बेकार बातें हैं, अफनानवी बातें, मसनूई बातें। जिसके वोट को इज्जत मिल जाए वो ठीक है। सही है ब्रिगेडियर साहब। बस वो देखें, दो बात ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन इलेक्शन के लिए तैयार है। क्या पीडीएम एज अ होल ऑपोजिशन आर दे रेडी फॉर इलेक्शंस? क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी चाहेगी कि इस वक्त इलेक्शंस हों और पीएमएलएन फॉर इंस्टेंस अगर पीटीआई नहीं जीती तो लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीजिए, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पीपल्स पार्टी? सिर्फ सिंध में रह जाएगी जो पहले भी है, उसको क्या फायदा है? डू दे नीड 2 years मोर और 1.5 years मोर? नेक्स्ट ईयर एंड तक अगर इलेक्शन होते हुए लेट्स से अगले साल एंड में हो जाते हैं, स्टिल पीपल्स पार्टी हैज 1.5 year टू ऑर्गेनाइज। पंजाब में भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, क्या ये वो चाहेंगे? सेकंड, पीपल्स पार्टी विल वेट कि शायद कहीं पर पीएमएलएन में तोड़ फोड़ हो और उनके कुछ लोग टूटे और वो पीपल्स पार्टी वुड लाइक टू कैच देम, इसके लिए भी वो वेट करेंगे। ये मैं लॉजिक की बात करूं, मेरी अपनी दिस व्हाट आई वाज थिंकिंग, एनालाइज कर रहा था कि और जब तक ये 3 पार्टियां इकट्ठी नहीं होंगी, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान ग्रुप एंड पीएमएलएन, जब तक ये स्ट्रॉन्ग पीडीएम नहीं बनेगी, पीपल्स पार्टी कैन लीव देम एट एनी टाइम। या अभी वो कर रहे हैं, फिर ये होगा कि कुछ अर्से के बाद वो छोड़ देंगे, क्योंकि दे वांट मोर टाइम। अगर वो सिर्फ दे आर आइंग टू गो इन द सेंटर में जाने के लिए उनका, और वो अपोजिशन और सख्त मुखालिफ पार्टी है पीएमएलएन के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो इसलिए दे वुड लाइक कि ये खुद स्ट्रांग हो, फिर ये टफ टाइम दें, चाहे पीटीआई के लोग टूटें या पीएमएलएन के टूटें, पीपल्स पार्टी बिकम स्ट्रांग इन सेंटर, दे गेन मोर सीट्स और फिर बने, जैसे सब कहते हैं कि अगली हुकूमत हमारी होगी। तो इसलिए अगर वो प्लानिंग कर रहे होंगे तो वो अभी इस मौके पे सबसे बड़ा नुकसान अगर इलेक्शन होंगे जल्दी तो वो पीपल्स पार्टी को, इसलिए आई डोंट थिंक ये किसी हालत में कामयाब होंगे। सही। इलियास साहब, देखें जी, सूरत हाल है कि गवर्नमेंट को, जो अपोजिशन इस वक्त चाहती है कि गवर्नमेंट चली जाए, गवर्नमेंट खुद जाए, और इस वक्त जो सूरत हाल है, इकॉनमी की जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है। कोई इस जो सूरत हाल को अपने पर लेना नहीं चाहता।
वो गवर्नमेंट कहती है कि पूरा करें लेकिन अर्ली इलेक्शन हो लेकिन टाइम पूरा करें। अगर ये अभी गिरा देते हैं तो ले लेते हैं, तो लोग अपोजिशन का ये कहना है कि अगर हम ये ले लेते हैं तो आवाम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि इकॉनमी को स्टेबल करने में टाइम लगेगा इसके लिए। तो लिहाजा जैसे भी इलेक्शन हो तो ये अपनी मुद्दत पूरी करें और जितनी भी रसवाई है PTI खुद उठाए, क्योंकि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है ये दूसरे अपने पर नहीं लेना चाहते, ताकि ये कहते हैं कि अगला इलेक्शन लड़ें और ख़ुद आएँ सारे। अपोजिशन इसलिए है, अपोजिशन अपना अगला इलेक्शन बनाना चाहती है इस टाइम जितना भी हो सकती है कि इन पर लगाना चाहती है कि इनकी नाहली जो इनसे कोताहियाँ हुई हैं, जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है इस वक्त, वो सारी इनको बताई जाए, लोगों को याद कराया जाए कि ये जी इनके साथ 3 साल में इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, महंगाई हुई है, इनके कुव्वत खरीद कम हो गई, इनका रहना सहना मुश्किल हो गया, जबकि वो माजी की गवर्नमेंट का अपना भी बताते हैं, हवाला देते हैं। अब देखिएगा जूं इलेक्शन करीब आता जाएगा, टाइम करीब होता जाएगा, अपोजिशन की जानब से तहरीक ज़्यादा तेज़ होती जाएगी, ताकि गवर्नमेंट को एक टफ टाइम मिलेगा और गवर्नमेंट खुद ही अपना रियलाइज़ करवाया जाए कि इस तरह ये वो बात बिल्कुल ठीक है यार साहब की, जो मर्जी कर लें, लेकिन इनको इस वक्त इन पर इतना हो गया है, एलिगेशंस लग गए कि इनको अपने आप को साफ करना भी मुश्किल हो गया। सही है जी, आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, लाहौर की फ़ज़ा ख़तरनाक, क्या इस मसले का कोई हल है? राय लेते हैं हम ब्रेक के बाद। लाहौर तो सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था। लाहौर की आबो हवा ज़बरदस्त, नलके का पानी, मीठा पानी पीते थे सब। किसी ने सोचा नहीं पिछले 20 साल में जो इन्होंने दरख्त काटे हैं लाहौर में। अब जरा देखें लाहौर के लोगों का क्या हाल हुआ आलूदगी किधर आसमानों पे पहुंच, किसी ने सोचा ही नहीं कि दरख्त भी लगाने हैं। तो ये पहली हुकूमत है जिसने अब तक 2.5 अरब दरख्त लगा चुके हैं, 2.5 अरब। नाज़रीन, गवर्नमेंट के तमाम इक़दाम गैर मुअस्सर हो गए। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है और इस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी तजावज़ कर गया है। फ़ज़ाई आलूदगी की अगर बात की जाए तो उसके बाद शहर में सांस, गले, नाक और आंखों समेत कई वबाई अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं। हस्पतालों पर भी ज़ाहिरा दबाव बढ़ गया है। माहिरीन माहौलियात ने खबरदार कर दिया है कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी आइंदा साल फरवरी तक जारी रहेगी। बढ़ते खतरे की वजह से गवर्नमेंट ने लाहौर को आफत ज़दा कहा है। तालीमी इदारों के औकात में तब्दीली और मौसम सरमा की तातीरात बढ़ाने पर भी गौर शुरू कर दिया है। इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आपके ख्याल में अब इस वक्त जो ख़तरनाक हद तक फ़ज़ा आलूदा हो चुकी है लाहौर की, इस मसले का कोई हल है गवर्नमेंट के पास? देखें जी, ये ज़ुबानी कलामी हल कहते हैं कि जी आफत ज़रा डिक्लेयर कर दिया। आप देखें लाहौर में इस टाइम जो पोल्यूशन है, जो स्मोक है, सबसे ज़्यादा 43% ट्रैफिक की वजह से होती है। और लाहौर में सुबह 7 बजे से लेकर रात 10-12 बजे तक इतना ट्रैफिक का रश रहता है और हर इलाके का इंडेक्स आप देखेंगे वो डिफरेंट होगा। गुलबर्ग का के इधर का होगा, काने का देखेंगे, इस सिटी का देखेंगे, आप देखेंगे मॉडल टाउन का, डिफेंस का, हर जगह ना इंडेक्स 400 350 से कम है ही नहीं है। अब तो कोई होता है कोई इलाका पोल्यूटेड हो, महमूद बूटी वगैरह उधर फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, रात भी छापे मारे, फैक्ट्रियाँ सारे टायर जला रही हैं और आग लग रही है खेतों में, ये कोई कंट्रोल हो ही नहीं रहा। अगर ये काम करते जैसे माजी में किया जाता तो उस वक्त कंट्रोल होती, लेकिन इस टाइम कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इस वजह से स्मोक उसी तरह बरकरार है। तो इसलिए कह रहे हैं कि फरवरी तक रहेगा। सही है जी। अयाज साहब, देखिए ऐसे नहीं कहते लाहौर है भाई, नंबर 1 रहना लाहौर ने, चाहे आलूदगी में रह ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी सिर्फ एक वजह है ये ना खत्म होने की, बैड गवर्नेंस। इन्होंने बिल्कुल कोई इनका चेक नहीं है, कहीं कोई बैलेंस नहीं है। ये आप निकलें जरा इस वक्त मोटरवे पे, देखें कितनी जगह फसलों को आग लगी हुई है और शहर के अंदर आपके सामने जो हो रहा है, ठीक है ट्रैफिक तो बढ़ गई भी है बहुत ज्यादा, उस पर कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन गवर्नेंस ठीक होगी तो फिर ये मसला। ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआद अफसोस की बात की है कि पिछले 8-9 साल से ये प्रॉब्लम है। किसी गवर्नमेंट ने कॉन्संट्रेट एफर्ट नहीं की कि किसी कंसल्टेंट को हायर करें। नॉट ओनली के पोल्यूशन जो हो रही है, इसके साथ आर्टिफिशियल भी आजकल बहुत मीन्स हैं जिससे बारिश भी कर लेते हैं, उससे भी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। लेकिन गवर्नेंस किसी को परवाह नहीं है, अवाम की किसी को परवाह नहीं है। कारोबार तबाह, स्कूल तबाह, बच्चों का सबका। और आई थिंक गवर्नमेंट को सीरियसली इस मामले को लेना चाहिए। आमिर साहब देखें, आगरा इसी तरह पोल्यूटेड हुआ तो $500 मिलियन कर्ज लिया और दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। हमारा मसला इसी तरह का है, आलूदा है, वहाँ पे भी इंडस्ट्री काफ़ी बंद हुई,
शिफ्ट की गई, भट्टे बंद किए गए, इंडिया की वजह से लाहौर पे बड़ी गर्द आती है, तो मिल के सबको इस मसले पे बात करनी पड़ेगी। अब ज़ाहिर है इलियास साहब पिछली हुकूमत का नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं माजी में हुआ। शहबाज शरीफ का नाम ले लेते जिन्होंने किया, डिंगी में भी किया था। इन्हें कुछ मशवरे ले लेने चाहिए क्योंकि ये काम तो नहीं कर सकते, ये तो आप भूल जाए। फैसल साहब, ये तो पता नहीं इस मामले में लाहौर का नंबर 1 क्यों हो गया, तो पूरे मुल्क का ये हाल है। यानी कि इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि जो सरकारी इदारों में जो कचरा उठाया जाता है ना शहर से, तो वो लैंडफिल साइट पर फेंकने के बजाय उस कचरे को जो है अब इलाकों में जलाने का जो है ना कॉन्सेप्ट आ गया। कोई आम आदमी नहीं जला रहा, बल्कि सरकार जला रही है कि इतनी मेहनत कौन करे और लैंडफिल साइट पर जाके फेंके, और उसका पेट्रोल जो है वो ड्राइवर वगैरह खा जाते हैं। अरे सबको पता है। अब आम आदमी भी क्या कर रहा है, जहाँ कचरा जलता है उसी को उसने लैंडफिल साइट समझ लिया, उसी जगह जाके अपना कचरा फेंकना उसने शुरू कर दिया। ठीक है फैसल, वक्त खत्म हो गया, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह।